रणनीति क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा कुछ ही समय बाद में आयोजित होने वाली है। उस परीक्षा के संबंध में मैराथन क्लासेज का आयोजन रणनीति क्लासेज निरंतर कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इन मैराथन क्लासेज के द्वारा आपको वो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए तथा एक रिवीजन के माध्यम से इस प्रकार का कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर दिया जाए ताकि परीक्षा में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें एवं अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी क्रम में मैं आपको राजनीति विज्ञान के सिलेबस से संबंधित पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करूंगा। प्रथम श्रेणी के प्रथम पेपर में 75 अंकों के कुल अंकों में से 5 प्रश्न या 10 अंक आएंगे। 5 प्रश्न राजनीति विज्ञान से आएंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित सिलेबस। ये जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम अगर हम देखते हैं तो यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक विस्तार भी लिए हुए है, परंतु जब इन्हें पढ़ते हैं तो इसमें लीक से हटकर कुछ अन्य चीजें भी प्रकट होती है, तो हम उन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम सभी चीजों को कवर करके एक रैपिड एक्शन क्लास यहां पर लगाते हैं। सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में संविधान के लगभग सभी तथ्य प्रकट हो जाते हैं। सेकेंडली, भारतीय कार्यपालिका। कार्यपालिका वह महत्वपूर्ण अंग है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सरकार को चलाने वाले अंग जैसे कि मंत्रिमंडल या फिर महत्वपूर्ण सरकारी संवैधानिक पद जैसे कि महान्यायवादी आ जाते हैं। तत्पश्चात विधायिका। विधायिका का तात्पर्य है संसद। न्यायपालिका आप जानते हो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं न्यायपालिकाओं के अन्य अंग। फिर इनके संगठन, सिद्धांत और व्यवहार। ये संगठन, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ने में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं ये क्या ही चीज है, परंतु संगठन के अंदर आएगा कि ये भारतीय कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका किस प्रकार से बनी है, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। सिद्धांत। सिद्धांत के अंदर वे महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं जिनके ऊपर ये चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय कार्यपालिका, तो भारतीय कार्यपालिका के अंदर सिद्धांततः 2 पद हैं। जैसे कि एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका, परंतु वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है जैसे कि राष्ट्रपति। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का सिद्धांत भी है हमारे यहाँ पर। और दूसरा सिद्धांत है कार्य करने वाली कार्यपालिका, यानी जो सब कुछ कार्य संपादित करती है। यहां कार्य होते किसी और के नाम से हैं, परंतु कार्य संपादित करने वाले कुछ और होते हैं। ठीक है, तो उनको विस्तार से हम देखेंगे। उसके अलावा अन्य कौन कौन से सिद्धांत इसमें आते हैं उन पर भी हम गौर करेंगे। और फिर व्यवहार में क्या है। संविधान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संविधान के अंदर अंकित नहीं है, अंकित है परंतु व्यवहार में लाते समय उसमें बहुत सी चीजें परंपरा के अनुसार या फिर अन्य तथ्यों के अनुसार जोड़ दी जाती है, उन्हें हम देखेंगे। फिर भारत में चुनाव। तो भारत में चुनाव, पहले चुनाव कब हुए, वर्तमान में चुनाव कब हो रहे हैं, वर्तमान में सरकार किस चुनाव से आई। इसके अतिरिक्त हम इसमें यह देखते हैं कि चुनावों का पैटर्न क्या है, मतदाता किस प्रकार से वोट डालते हैं, या फिर अपने ये देखते हैं कि मतदान व्यवहार क्या है, या फिर चुनावों के अंदर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है।
उसके पश्चात राष्ट्रपति का चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां। यहां हम ये देखते हैं कि ये वाला जो मैटर है, ये कंप्लीट मैटर इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी इस पाठ्यक्रम के द्वारा संगठन सिद्धांत और व्यवहार को खोल के दिया गया है, यानी हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। उसके पश्चात संसद, अध्यक्ष और उनके कार्य, यह भी संगठन के अंतर्गत आ जाता है। और उसके अतिरिक्त आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड। तो अगर हम इस सिलेबस को, पाठ्यक्रम को देखते हैं तो ये प्रतीत हो रहा है कि सिलेबस जहां बड़ा भी है और वहीं हमें निश्चित तथ्य और बिंदु दिए हुए हैं जिनके इर्द गिर्द हमें चलना है। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ते वक्त ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, सिलेबस इतना बड़ा है, या फिर संविधान तो बहुत बड़ा होता है, या फिर व्यवहारिक राजनीति बहुत बड़ी होती है, परंतु प्रश्न तो 5 आने, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम मोटे तौर पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पेपर में आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन तथ्यों से, इस सामग्री से आपके एग्जाम के अंदर 5 प्रश्न हूबहू अंकित हो जाएं। शुरू करते हैं हम। भारत के संविधान की विशेषता से हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो आप यह ध्यान में रखोगे कि संविधान से संबंधित जो भी बातें आपने आज तक सुनी हैं वो सभी चीजें इसकी विशेषताओं के अंदर सम्मिलित हो जाती है। हम शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान जब निर्मित होने लगा था तो संविधान सभा ने सोचा कि संविधान किस तरीके का होना चाहिए। उनके सामने बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि एक ये प्रश्न था कि जैसे इंग्लैंड से हमने राजनीतिक व्यवस्था को उठाया है तो क्या ब्रिटेन की तरह एक अलिखित संविधान हो, या परंपराओं पर आधारित संविधान हो, या फिर वहां पर जो संसद ने जो फैसले किए हैं या न्यायालय ने जो बातें रखी है, कानून बनाए हैं, उनके आधार पे हो, या फिर अमेरिका की तरह एकदम छोटा सा हो जिसमें बहुत कम अनुच्छेद है। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने आपस में चर्चा की तो ये पाया कि भारत एक विशेष कल्चर व्यवस्था वाला देश नहीं है। भारत के अंदर बहुत से राज्य हैं, बहुत सी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग चीजें मानते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा संविधान सामने रखा जाए जिसमें सभी चीजों को समाहित किया जा सके और उन सभी चीजों की जो कॉमन चीजें हैं उन सबको समाहित किया जाए, जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकें और आगे आने वाली प्रत्येक समस्या का निराकरण संविधान में ढूंढा जा सके। क्योंकि वाद विवाद एक ऐसी चीजें हैं जो बहुलता को, जो भारतीय संस्कृति की बहुलता है, उस समस्या के अंदर एक बड़ी ज्वाला उत्पन्न कर सकती है। परंतु जब उन्हें एक विस्तृत और लिखित संविधान मिलता है तो वो अपने उत्तरों को इस संविधान में खोज लेते हैं, अपनी समस्याओं का हल इस संविधान में पाते हैं। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़े रूप में लिखा गया। अपने देखते हैं कि इस संविधान के अंदर जो शुरुआत में लिखा गया था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। ये 1950 में जब संविधान लागू किया तब की बात थी। परंतु चूंकि हमारे संविधान में संशोधन हो सकते हैं, और संशोधन इसलिए भी होते हैं क्योंकि नवीनता आती रहती है। जैसे जैसे समय गुजरता है नई नई बातें आती है। उस समय साइबर कानून नहीं था तो साइबर कानून से संबंधित, साइबर ही नहीं था तो साइबर से संबंधित चीजें भी आवश्यक थी।
उस समय बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी जो हमें बाद में फेस करनी पड़ी, इसीलिए इसमें परिवर्तन होते गए। इसमें 9वीं अनुसूची बनी, 10वीं अनुसूची बनी, 11वीं अनुसूची बनी, 12वीं अनुसूची बनी। जैसे आप देखते हो कि पंचायतों को भी संविधान में पूर्णतः स्थान नहीं दिया गया था, नगर पालिकाओं को नहीं दिया गया था, दल बदल होते थे, उससे संबंधित भी अनुसूची में स्थान नहीं था। तो इसलिए बाद में ये अनुसूचियां 12 हो गई। भाग देखें, मूलतः तो 22 भाग ही है आंकिक रूप से, परंतु जैसे मूल कर्तव्य जोड़े गए 4 कै द्वारा, इस तरीके से संख्यात्मक रूप से 22 है, परंतु 4 कै, इसी तरीके से कुल हमारे भाग 25 हो गए। इसी प्रकार जो अनुच्छेद हैं वर्तमान में 470 से अधिक हो चुके हैं। इस प्रकार हमारा संविधान काफी विस्तृत है। देखें कि इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। संविधान के संबंध में राज्यों और केंद्र के बीच में आपसी विवाद उत्पन्न न हो तथा उन्हें जो विषय प्रदान किए गए हैं उसके संबंध में भी किसी प्रकार का किंतु परंतु ना हो, इसलिए भी उनको विस्तृत रूप से तथा उनकी शक्तियों को विस्तृत रूप से संविधान के अंदर प्रकट किया गया। यह भी एक विशेषता है, इसे भी हम एक विशेषता के रूप में ले सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन सी है, उसके अंदर ऑप्शन ए आ सकता है कि राज्य सूची है, ऑप्शन बी आ सकता है समवर्ती सूची है, ऑप्शन सी आ सकता है कि केंद्रीय सूची है या संघ सूची है, ऑप्शन डी आ सकता है उपयुक्त सभी। तो आप उपयुक्त सभी करोगे, ठीक है। इसलिए विशेषताएं जब आप पढ़ते हो तो आपके मन में मोटे मोटे रूप से ये ज्ञान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जो भी बातें हम सुनते हैं वो सभी इसकी विशेषताएं। फिर अपने आगे देखते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ प्रथम संविधान संशोधन से, फिर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं और 12वीं। इनके बारे में हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम इस मैराथन क्लास में और 5 प्रश्नों के लिए अगर इतना डिटेल से पढ़ते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण सामग्री हमारे लिए पीछे छूट जाती है। इसलिए मैं आपको केवल मोटे मोटे रूप से बता रहा हूं, विस्तृत अध्ययन आप कर ही चुके हो, ठीक है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन भी था, इसलिए ये हमें ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। 9वीं अनुसूची के ऊपर कुछ विवाद भी होते रहते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है। चूंकि यह संपत्ति संबंधी कानून से संबंध भी रखती है, उसके अतिरिक्त यह ये भी बताती है कि इसमें अगर हम कुछ विषय डाल दें तो उनके ऊपर न्यायालय अपने जो निर्णय सुनाता है उन पर कुछ प्रतिबंध लग सके। हालांकि भविष्य में भविष्य में क्या पीछे कुछ संशोधन हुए हैं, न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जिसके ऊपर 9वीं अनुसूची से में डाले गए विषयों के ऊपर भी कानून बनाए जा सकते हैं, या फिर अपने देखें तो न्यायपालिका उसके ऊपर भी एक विवेचना कर सकती है, ठीक है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित थी, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है, ठीक है। ये प्रश्न इस तरीके से तो नहीं आता क्योंकि 5 प्रश्न आने हैं, परंतु हम इस पंक्ति को जरूर ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। आइवर जेनिंग्स ने यह भी कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। आगे विस्तार से हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशालता में विस्तृत संविधान चर्चा कर चुके हैं हम। लिखित संविधान, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जब इन पंक्तियों की बात करते हैं तो प्रभुता संपन्न यानी भारतीय राज्य के ऊपर ना तो कोई बाहरी ना ही किसी प्रकार से आंतरिक दबाव किया जा सकता है, यानी भारतीय गणतंत्र की सरकार के ऊपर या इसके फैसलों के ऊपर बाहरी अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं दिया जा सकता, ना ही यह आंतरिक दबावों के द्वारा, जैसे नक्सलवाद एक समस्या है, वो अगर दबाव उत्पन्न करें कि आप कानूनी इस तरीके से बनाओगे, वो नहीं किया जा सकता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको बताऊं कि
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर 3 नई बातें जोड़ी गई थी, जिसमें एक समाजवादी शब्द था, एक पंथ निरपेक्ष शब्द था और एक शब्द था अखंडता। ठीक है, इन 3 चीजों को आप अलग से भी याद रख सकते हो। ये 42वां संविधान संशोधन है और ये हुआ था 1976 में। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए तथ्य जोड़े गए थे। फिर संसदीय शासन प्रणाली, चूंकि भारत ब्रिटेन के द्वारा शासित हो रहा था, इसलिए भारतीयों के लिए यह ज्यादा अनुकूल था कि जो व्यवस्था ब्रिटेन में है वो यहाँ अपना ली जाए। हम इसी व्यवस्था को 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों के द्वारा देख भी रहे थे और पूर्व में इसकी पालना भी कर रहे थे। मूल अधिकार, चूंकि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को न केवल जीने के लिए एक आवश्यक ताकत प्रदान करते हैं, जबकि उसे आगे बढ़ने का अधिकार भी देते हैं। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यूएसए से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, सरकारें जो योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, विभिन्न प्लानिंग्स करती है, वो किस प्रकार से करें और किन तथ्यों को, किन चीजों को ध्यान में रखें, उन सभी चीजों को जिसमें सम्मिलित किया गया उन्हें कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। आगे हम देखते हैं, संविधान में मूल रूप से मूल अधिकार तो थे, नागरिकों को मूल अधिकार दिए, सरकार को कहा कि आप जो नीतियां बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएं नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर। वैसे ही नागरिकों के लिए यह नहीं कहा गया था कि उनके भी कुछ कर्तव्य हों, इसलिए इसे बाद में जोड़ा गया। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य मूलतः 10 थे और उसके बाद में शिक्षा का अधिकार और इसमें जोड़ दिया गया, शिक्षा का कर्तव्य। ठीक है, यानी गार्जियंस का, माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चे उनको पढ़ाएं। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका आप समझते हो, भारतीय संविधान ने न्यायपालिका के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें लिखे हुए हैं और जिनके आधार पर न्यायपालिका को विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा दबाव में नहीं रखा जा सकता। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, इसका तात्पर्य है कि संविधान में आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है और आसानी से परिवर्तन नहीं भी किया जा सकता। इसे इस तरीके से लें कि संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जो कि, जैसे अपने देखें कि राज्यों के संबंध में राज्य सूची से जुड़े विषय हैं, या फिर अपने ये देखें कि वो विस्तृत रूप से संपूर्ण देश को प्रभावित करते हैं, तो उन मुद्दों के संबंध में संविधान में संशोधन करना हो तो वो काफी एक श्रम साध्य हो जाता है, क्योंकि संसद के अंदर प्रस्ताव पास करने के साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के अंदर भी वो प्रस्ताव या वो विधेयक पास करवाना होता है, इसलिए ये काफी कठोर भी है, अनम्य भी है। और वहीं सामान्य मामलों के अंदर इसे आसानी से पास किया जा सकता है। फिर केंद्राभिमुख संविधान, इसका तात्पर्य है कि संविधान कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ, या फिर अपने कहें कि केंद्र सरकार की तरफ या राष्ट्रीय सरकार की तरफ अभिमुखता रखता है। जैसे कि आप देखें तो आपकी नागरिकता एकल नागरिकता है, आप राजस्थान के नागरिक या फिर पंजाब के नागरिक नहीं हो, आप संपूर्ण एक देश के नागरिक हो। ठीक है, आपकी एक ही उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखें तो आपकी एक ही मुद्रा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखें तो राज्य प्राय आर्थिक सहायता के लिए केंद्र के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखें तो आपको केंद्र की तरफ अधिक अभिमुखता दिखती है। वयस्क मताधिकार, आजादी के समय 21 वर्ष से अधिक आजादी के समय या फिर अपने कहीं संविधान लागू होने के बाद में 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वोट डाल सकते थे, परंतु 1989 के 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त व्यक्ति मत का प्रयोग कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। आपातकालीन उपबंध, ये वे उपबंध हैं
जिन्हें आपातकाल के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अगर बाहरी आक्रमण हो जाए, आंतरिक रूप से सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई ऐसी राज्य सरकार है जहां संविधान का प्रश्न खड़ा हो जाए, यानी राज्य सरकार चलाने के योग्य ना बचे, तो इन आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं वित्तीय संकट के समय भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। एकल नागरिकता, यानी संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता होगी। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में सर्वोच्च कोई है तो वो संविधान है। संविधान के अंतर्गत ही समस्त पदों का निर्माण होता है और समस्त शक्तियां संविधान से ही उत्पन्न होती है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, हमारे संविधान की खूबसूरती है कि संविधान निर्माताओं ने शुरू में ये देख लिया था कि अगर सबसे निचली इकाई का विकास होगा तभी संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए अनुच्छेद 40 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया था, परंतु आगे की विशेष परिस्थितियों के अंदर ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका, या फिर अपने ये कहें कि ग्राम पंचायतों की स्थापना पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक नहीं हो सकी थी। इसीलिए इसको बाद में संविधान में स्थान दिया गया और वर्तमान में ये संवैधानिक अनुच्छेदों के द्वारा शासित होती है। संविधान के स्रोत, भारत 1947 में आजाद हुआ था और आजादी के कुछ समय पूर्व ही संविधान निर्माण के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यूं तो हम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से इसकी शुरुआत देख सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन आयोग के बाद में इसमें तेजी आई और कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है और उसके द्वारा संविधान बनाया जाता है। उससे पूर्व भी ब्रिटिश शासन के दौरान जो विभिन्न अधिनियम बने थे, जैसे 1935 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम, उनके द्वारा भी बहुत से ऐसे कानून बन गए थे जो वर्तमान सरकार के द्वारा भी, या फिर कहें कि भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान के अंदर भी लागू होते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को मूल रूप से किन किन देशों से लिया गया है, या फिर वे देश जहां पर संविधान से संबंधित उन बातों को पूर्व में ही लागू किया जा चुका था। चूंकि भारत 1947 में आजाद हुआ और 1950 तक संविधान बना, तो उससे पूर्व जो आजाद देश थे, जो संप्रभु देश थे, उनके द्वारा ऐसे नियमों को लागू किया जा चुका था जो उचित थे। चूंकि हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान से कॉपी किया हुआ है, बहुत से आरोप ऐसे लगते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। भाई आप ये कहो कि मूल अधिकार अमेरिका से कॉपी किए गए हैं, तो क्या जीने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, या फिर अपने कहें कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आपकी आस्था या धर्म की पालना का अधिकार, या फिर आपको स्वतंत्र रूप से कहीं विचरण का अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो यह नितांत गलत ही होगा। ये अधिकार मनुष्य को मिलने चाहिए थे, परंतु चूंकि हमारे सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत थे पूर्व में, हम ये आसानी से देख सकते थे कि अन्य राष्ट्रों ने उन अधिकारों को किस प्रकार से लागू किया है तथा उन्हें किस प्रकार से अपने संविधान में स्थान दिया है, तो हम उनसे प्रेरणा लेके उसी अनुरूप हमारे संविधान में उन्हें स्थान तो दे ही सकते थे, और स्थान देने के साथ साथ उन्हें उचित रूप से संशोधित करके भारतीय परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप ढालकर भारतीय संविधान में लिख सकते थे। उसी प्रकार हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे और अंग्रेजी शासन प्रणाली से परिचित थे। हमने ना केवल उन्हें पढ़ा था, जबकि हमने स्वतंत्रता के दिनों में यह देखा था कि वो किस प्रकार से शासन चलाते हैं, किस प्रकार से उनकी न्यायपालिका है, किस प्रकार से उनकी कानून व्यवस्था है और किस प्रकार से उनकी प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो हमारे लिए काफी आसान था कि हमारी शासन प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली के अनुरूप हो। हम देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने संविधान में क्या क्या लिया। सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति। हम देखते हैं कि आजादी से पूर्व ही भारत के अंदर न केवल
ब्रिटिश शासित राज्यों में, जबकि केंद्रीय रूप से भी एक संसदीय शासन प्रणाली उपस्थित थी। उसी अनुरूप भारत में भी आजादी के उपरांत संसदीय शासन पद्धति प्रारंभ हुई। फिर लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3), ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ब्रिटिश संविधान से तो लिया गया ही है, परंतु हमें ये इसीलिए इसके अंदर तथ्य सम्मिलित किया गया है क्योंकि हम इसे बार बार पढ़ के याद कर चुके हैं, क्या कर सकें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा या फिर मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, और ये चीज कहां से ली गई है? ये चीज हमने ली है ब्रिटेन से। फिर राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व ब्रिटिश महारानी की मृत्यु हुई और उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स को महाराजा बनाया गया। परंतु हम जब देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के अंदर मुख्य रूप से जब नाम आते हैं तो पिछले प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन आपने सुना था। भारतवंशी ऋषि सुनक और लिज ट्रस दोनों के बीच में चुनावी प्रतिद्वंद्विता थी और लिज ट्रस ने चुनाव जीता और वो प्रधानमंत्री बन गई। ब्रिटेन में भी भारत की तरह संपूर्ण सत्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में ही होती है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। उसी प्रकार भारत में भी यही पद्धति उपयोग में लाई गई, परंतु भारत में ब्रिटिश राज की तरह पर राजा या फिर रानी को मुख्य या सर्वोच्च पद नहीं दिया गया। भारत में राष्ट्रपति को बनाया गया और जिसका एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी होता है और वो केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। संसद के द्वारा बनाए गए विधेयकों या कानूनों को वो पास करता है। उन विधेयकों को हस्ताक्षरित करके वह कानून की शक्ल प्रदान करता है, इसलिए वो केवल एक औपचारिक प्रधान है, जैसे कि ब्रिटेन में राजा होता है। और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि निर्माण संसद में होता है और जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ओके, एकल न्यायिक प्रणाली, यानी आपके जो कानून अभी आप पढ़ते हो ना, 1861 का भारतीय दंड संहिता, तो वो 1861 वाली थी, अभी तक चली आ रही है। ठीक है, वो सभी राज्यों के अंदर भी लागू होती है। एकल न्याय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, कानून का शासन, एकल नागरिकता, अभी चर्चा की थी कि अलग अलग राज्यों की नागरिकता ना होकर केवल भारतीय राष्ट्र की एक ही नागरिकता है। अगर आप राजस्थान के नागरिक हो या पंजाब के नागरिक हो, आप भारत के ही नागरिक हो। भारत के नागरिक होते हो तो आप संपूर्ण राज्यों के नागरिक अपने आप हो जाते हो। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका यानी विधान बनाने वाली संस्था, जैसे कि संसद, जैसे कि राज्य विधानसभा, अगर इनके सदस्य हैं और वो कानून बनाते हैं, कानून से संबंधित चर्चा करते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को रखते हैं, तो बहुत बार चर्चा के अंदर वाद विवाद भी होते हैं। उसी प्रकार उन चर्चाओं के अंदर अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए उन्हें कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ती है जो बातें संपूर्ण राष्ट्र के लिए या फिर कहें कि किसी अन्य राज्य के लिए उचित ना हो। यहां मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वो अन्य राज्य का विरोध नहीं कर रहा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उसकी भाषा के अंदर हो सकता है कि वो चीजें उचित हो, परंतु उसी शब्द को, उसी शब्दावली को अन्य राज्य के अंदर उचित ना समझा जाता हो, या फिर अपनी ये कहें कि संसद के अंदर व्यवहार के समय कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती है जो किसी अन्य के लिए उचित ना हो, तो उन बातों के ऊपर संसद के सदस्य या फिर विधानमंडल के सदस्य को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 105 के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, यानी किस तरीके से कोई विधेयक संसद पटल पे रखा जाता है, कैसे वो पारित किया जाता है, कैसे वो कानून बनाया जाता है, वह प्रक्रिया। फिर हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। देखिए, आयरलैंड ब्रिटेन के पास में ही पड़ता है, भौगोलिक रूप से ब्रिटेन का एक पड़ोसी देश है। तो हम देख रहे थे कि
आयरलैंड के संविधान से जो चीजें हैं वो बार बार पेपर में पूछी जाती है, और सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न भी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से या किस राष्ट्र के संविधान से लिए गए, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। उसी प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है। 12 सदस्यों की नियुक्ति नहीं, मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं उनके मनोनयन को भी उठाया गया है आयरलैंड के संविधान से। उसी प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वह राष्ट्र था जिसने सर्वप्रथम लोकतंत्र को ग्रहण किया और संविधान लोकतांत्रिक रूप से बनाया था। ठीक है, इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका खुद ब्रिटेन के अधीनस्थ रहा था, और ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करने के बाद में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को रखा जो उनके लिए ना केवल आदर्श बनी बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श बनी। उन्हीं बातों में से कुछ बातों को हमने भारतीय परंपरा और भारतीय विविधता के अनुरूप पाकर भारतीय संविधान के अंदर स्थान दिया गया। जैसे कि उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना का जो विचार है वो प्रेरित है यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार अभी हमने चर्चा की थी, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यूएसए से लिया। आपको याद हो बिल क्लिंटन के ऊपर महाभियोग चला था, जो कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारतीय न्यायपालिका एकदम यूएसए की तरह तो नहीं है। वहां पर यूएसए के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों परस्पर स्वतंत्रता रखती है और अलग अलग क्षमता या फिर अपने कहें शक्तियां रखती है। परंतु भारत के अंदर ये तीनों चीजें जहां स्वतंत्र भी है और वहां परस्पर एक दूसरे से अपने कहें कि गुच्छित भी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। देखो इसे याद करना है ना, तो आप इसे इस तरीके से याद रखोगे कि केंद्र और राज्य संबंध किससे लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध में केंद्र और राज्य के संबंध परस्पर सुपरिभाषित किए जा सकें, इसलिए इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर संघ सूची और राज्य सूची बनाई गई है। और जो तीसरी सूची बनी हुई है वो कौन सी है, समवर्ती सूची, यानी ऐसी सूची जिसके अंतर्गत दोनों चीजें ली जा सके। जैसे कि शिक्षा है, वन है, जो समवर्ती सूची में भी है और समवर्ती सूची में है। ठीक है, जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। फिर प्रस्तावना की भाषा, आप देखें कि प्रस्तावना का जो विचार है कि प्रस्तावना होनी चाहिए वो किससे ली गई है, यूएसए से ली गई है। वहीं प्रस्तावना की भाषा क्या है, हम भारत के लोग, जो उसकी भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर अपने देखते हैं कनाडा के संविधान से, जैसे आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और जो या फिर अपने कहें राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य लिए गए हैं। बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है। उसी प्रकार से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में जो राज्यों की स्थापना है या फिर भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। ठीक है, फिर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यानी ये भी एक अंतर संबंधित ही है। राज्यपाल जो कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह केंद्र का एजेंट भी होता है और राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी होता है। तो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें वह राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज देता है। वह चीज भी हमने किससे ली है, कनाडा के संविधान से ली गई है। देखिए कहीं ना कहीं यह संघीय शक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी वे शक्तियां जो ना तो केंद्र सूची में है ना वो राज्य सूची में है। जैसे अंतरिक्ष मामलों से संबंधित जो शक्तियां हैं वो किस में आएगी, अवशिष्ट शक्तियों में आएगी। क्योंकि जब संविधान बना था तब अंतरिक्ष मामले एक प्रश्न हुआ ही नहीं करते थे, परंतु भविष्य के अंदर अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण विषय आ गया। तो अवशिष्ट शक्तियां
जो है वो भारतीय संविधान के अंदर केंद्र सरकार के पास में है, तो उनका सिद्धांत भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और ये सभी बातें जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित ही है, इसलिए इन्हें अंतर संबंधित करके आसानी से याद रखा जा सकता है। जापान के संविधान से, देखिए जापान के संविधान से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जर्मनी के संविधान से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, दोनों से एक एक तथ्य है, इसलिए याद रखना भी आसान है और पेपर में भी पूछ लिया जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 21 में आप जीने का अधिकार पढ़ते हो, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार पढ़ते हो, जिसे कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से कानूनों के द्वारा, बहुत से निर्णयों के द्वारा काफी विस्तारित किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्दावली है वो हमने किससे ली है? जापान के संविधान से ली है। ठीक है। अफ्रीका के संविधान से संशोधन की पद्धति अनुच्छेद 368 के अंदर। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई। आप देखिए पुराने संविधानों के अंदर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में नहीं थी, भारत को लेनी थी, हमने फ्रांस से ली। ठीक है। ये जो वन लाइनर प्रश्न है उनके पेपर में आने की संभावनाएं अधिक बनती है, क्योंकि आयरलैंड के संबंध में, यूएसए के संबंध में या फिर ब्रिटेन के संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को कम पूछा गया है, इसलिए आप याद रखोगे कि जब बात आए अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तो वो किससे लिया गया? जापान से। जब आए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की तो वो फ्रांस से। जब संविधान संशोधन ही बहुत बार पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 368 अफ्रीका के संविधान से, और मूल कर्तव्य रूस से। फिर आपातकालीन उपबंध, ये किससे लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, कहते हैं कि भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रतिकृति ही है। भारत के संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद लगभग उसी रूप में या फिर हल्के फुल्के परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 का नाम लोगे, उसके बाद में ब्रिटेन का, फिर यूएस का। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संगठन, सिद्धांत व व्यवहार। के बाद में क्लास पुनः शुरू करते हुए भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संगठन, सिद्धांत व व्यवहार। इसमें हम देखेंगे संस्थात्मक शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघीय सरकार तथा एकात्मक सरकार,
दोनों के बारे में। देखिए, जब हम शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं तो मोटे रूप से दो प्रणालियों के बारे में पढ़ना और जानना आवश्यक हो जाता है। दोनों प्रणालियां हैं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय से तात्पर्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी सरकार जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होता है, यानी राज्यों का अस्तित्व भी होता है। ठीक है। एकात्मक सरकार ऐसी सरकारें जिसमें केंद्र सरकार ही सब कुछ होती है, राज्य केवल नाम मात्र के लिए होते हैं, या फिर अपने ये कहें कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, केंद्र सरकार जो कहती है, वही चीजें समस्त देश के अंदर लागू होती है। जबकि संघात्मक सरकार में या फिर संघीय सरकार के अंदर राज्यों का अपना अस्तित्व होता है, राज्य अपना या फिर संविधान द्वारा प्रदत्त अपने विषयों के ऊपर अलग कानून बना सकते हैं। देखते हैं हम। संघीय सरकार में सरकार का स्वरूप दोहरी प्रकृति का होता है, यानी केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का अस्तित्व होता है, जबकि यह केवल एकल होती है, यानी केंद्र सरकार का अस्तित्व होता है। इसमें संघीय सरकार में संविधान की प्रकृति सामान्यतः लिखित तरीके की होती है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के सरकारों की शक्तियों का एक तरीके से स्पष्ट विभाजन आवश्यक होता है, इसलिए वह लिखित होती है। यह लिखित हो या अलिखित हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एकात्मक सरकार का जो उदाहरण है वो ब्रिटेन है, चीन है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित भी है, इसलिए आसानी से याद हम कर सकते हैं कि एकात्मक सरकार जो होती है वो लिखित अलिखित दोनों होती है। और संघीय सरकार का एक उदाहरण भारत सरकार भी है, या फिर कहें भारत भी है। संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है, अभी बात की थी। संघीय सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करती है, आवश्यक भी है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा और स्पष्ट उनको लिखा होगा, तभी वह कार्य हो सकेगा, इसलिए वह संविधान के अनुरूप कार्य करती है। फिर संविधान की प्रकृति कठोर होती है, लिखित संविधान होता है, क्योंकि जो चीज लिखित होती है उसके इर्द गिर्द कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, सरकारें आपस के अंदर उसी प्रकार से व्यवहार करती है, इसीलिए स्पष्टता उत्पन्न करने के लिए इसकी प्रकृति कठोर बनाई गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। विधायिका की प्रकृति द्विसदनीय होती है। द्विसदनीय इसलिए क्योंकि उसके अंदर जैसे अपने देखें कि भारतीय संसद के अंदर संपूर्ण देश से निर्वाचित व्यक्ति लोकसभा के अंदर जाते हैं, वहीं राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग से करने के लिए एक राज्य सभा भी होती है। एकात्मक सरकार में इन चीजों को देखें तो यहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं होता, संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कह दिया वही होता है। संविधान कठोर व लचीला दोनों हो सकता है, अगर लिखित है तो कठोर होगा और अलिखित है तो लचीला होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है। और फिर चूंकि केवल केंद्र सरकार को ही कार्य करना है, उसी को नियम बनाने हैं, तो वो अपने अनुरूप उसको परिवर्तित भी कर लेती है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। विधायिका की प्रकृति द्विसदनीय हो यह आवश्यक नहीं है। यानी आपको समझने के लिए इतना ही देखना है कि एकात्मक सरकार में सब कुछ केंद्र सरकार के पास में होता है, उसी के अनुरूप चलता है, इसलिए ये लचीली भी हो सकती है। संविधान की सर्वोच्चता भी आवश्यक नहीं है। विधायिका की प्रकृति द्विसदनीय हो यह भी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपालिका के 3 प्रमुख अंग। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है। ये अपने देखें कि ये 3 प्रमुख अंग है भारतीय शासन प्रणाली के।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में राज्यों के बारे में और केंद्र के बारे में पढ़ते हैं भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता पढ़ते हैं, भाग 3 में हम पढ़ते हैं नागरिकों के लिए प्रदान किए गए मूल अधिकार, भाग 4 में हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क के अंदर हम पढ़ते हैं 4 क के अंदर हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य, और उसके बाद में शुरू हो जाता है राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद या फिर भाग। तो भाग 5 में हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार के संबंध में, भाग 6 में राज्य सरकार के संबंध में। ठीक है, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भाग 5 की, और भाग 5 को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, केंद्रीय व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123 और न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक। ये कुछ प्रश्न है, पीछे हमने जो कुछ पढ़ा उसके संबंध में अपने देखेंगे। हो सकता है ये प्रश्न हूबहू एग्जाम में आ जाए, नहीं तो मैं आपको बताऊं ये वही प्रश्न है जो पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1950 में तो संविधान लागू हुआ था और संविधान के अनुरूप चुनाव होने चाहिए थे, इसलिए कुछ समय लगना था। तो 56 और 63 तो काफी दूर, काफी लंबा समय हो जाता है, इसलिए ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते। सही उत्तर है 1952। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कि उत्तर कैसे होगा। 1952 तो रटना है कब हुए थे, परंतु आपको प्रश्न नया आता हो तो किस तरीके से उत्तर निकालना है वो भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पढ़े होते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, तो अपने इस तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में वर्तमान में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, 18। अभी हमने चर्चा की थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के अंदर 18 वर्ष आयु निर्धारित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो अभी चर्चा की थी 1989 में। भारत में प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? आपको यह आश्चर्य होगा कि भारत में जब महिलाओं को मतदान अधिकार दिया गया तब ब्रिटेन में तथाकथित रूप से अपने आप को विकसित कहे जाने वाले या फिर ये कहलाने वाले देश की हम अधिक सभ्य हैं, वहां भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, परंतु यह लागू कब हुआ था? 1926 में। तो इसका अधिक सही उत्तर होगा 1926। अगर 26 ऑप्शन में ना हो तो 19 भी सही होगा। आपको बता दूं, भारत की आजादी के बाद में संविधान के द्वारा 1950 के अंदर शुरुआत से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया था, परंतु बहुत से विकसित देशों में, यूरोपीय देशों में तब भी यह अधिकार नहीं था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे, बहुत बार एग्जाम में आता है, और वर्तमान में राजीव कुमार है। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, उम्मीदवारों का नामांकन ठीक है लेता है, आचार संहिता लागू करता है, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण यह कार्य नहीं करता। देखिए, यह कार्य अपने जब प्रश्न पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से अगर अपने देखें तो इसका उत्तर होगा नहीं करता ये, क्योंकि ये तीनों तो सही हैं, इसलिए उत्तर होगा डी। राष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ना है। भारतीय पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें थी उसके अंदर था, हाँ ठीक है, हम उसमें देख रहे थे कि संगठन, भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर संगठनात्मक प्रणाली पढ़नी थी, उसके अलावा उनके सिद्धांत और व्यवहार भी देखने थे। उसी अनुरूप हम शुरुआत करते हैं संगठन के अंतर्गत सर्वोच्च रूप से राष्ट्रपति की। ठीक है,
राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की बात में सबसे पहले यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति क्या करता है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 में अनुच्छेद 52 से कार्यकारी शक्तियां तथा कार्यपालिका के अध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। तो ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति एक ही होगा और समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। यानी यह चीज स्पष्ट करती है कि भारतीय कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे, वह स्पष्टतः राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। फिर अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और यह जो निर्वाचक मंडल है इसके अंतर्गत भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। ये शब्द आप याद रखेंगे, निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर विधान परिषदों के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, विधानसभा चूंकि दिल्ली और पांडिचेरी में है तो उसके निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। वहीं संसद के अंदर जब हम बात करते हैं तो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो उन्हें हम सम्मिलित नहीं करेंगे। जब ये प्रश्न आप करते हो कि राष्ट्रपति का जो एक निर्वाचक मंडल होगा तो उसमें कौन होंगे, तो उसमें संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाएं जो भारत में है, सभी राज्यों की विधानसभाएं तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, उनके निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आती है। इतना बड़ा प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं न के बराबर है, परंतु फिर भी जब इसकी निर्वाचन प्रक्रिया हम देखते हैं तो एक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। इस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है, जो मैं प्रक्रिया अगर आपको बताऊंगा तो काफी समय लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पदावधि। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में है। आप विशेष रूप से याद रखोगे भारत का राष्ट्रपति किसमें होगा, अनुच्छेद 52 में होगा। फिर अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में क्या होता है आपको मैंने बताया। उसके बाद में इसकी पदावधि होती है 5 वर्ष। फिर अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आप ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है जब अमेरिका के चुनाव आसपास होते हैं, क्योंकि अमेरिका के चुनावों के समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वहां पर क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। हम पीछे देखें कि बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे, तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं रहे। कारण क्योंकि अमेरिका में लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बना जा सकता है, परंतु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान इसके प्रति मौन है। भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार रह सकता है, इसलिए वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। इसमें आपको अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, प्राय यह नहीं पूछा जाएगा। प्राय पूछा जाता है कि वह पात्र है या नहीं पुनर्निर्वाचन के लिए, तो वो है और कितनी भी बार है। ठीक है, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता। तो योग्यता के लिए एक सामान्य सी योग्यताएं हैं। उम्र तो आप सबकी याद रखोगे, 35 वर्ष का हो, लाभ के पद में ना हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसके अलावा एक विशेष रूप से आप देखोगे कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो। वहीं जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए वहां लोकसभा की बजाय वह राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की अहर्ता रखता हो। ये शब्द आएगा, बाकी चीजें कॉमन है। बाकी आप देखते हैं कि वो पागल दिवालिया कदाचार वाली बातें सभी में आती ही है। ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को नामांकन के समय कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। चूंकि अभी भारत में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
भारत की राष्ट्रपति बनी है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। अनुच्छेद भी इसमें प्राय पूछ लिया जाता है कि कितने प्रस्तावक चाहिए, कितने अनुमोदक चाहिए और किस अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग किससे लिया, हमने चर्चा की थी, अमेरिका से लिया। अमेरिका के अंदर पीछे याद रखना है कि बिल क्लिंटन पे महाभियोग चला था, बस इतना याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि हमने महाभियोग किससे लिया है, ब्रिटेन अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। देखिए हमारे संविधान के अंदर आपातकालीन शक्तियां हैं जो हमने जर्मनी के वीमर संविधान से ली थी, 1933 के वीमर संविधान से। चूंकि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर करता है, इसलिए राष्ट्रपति के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तीनों को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद याद रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, 352 में है। देखिए अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, और किस कारण से लग सकता है, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो यानी युद्ध हो, उसके अतिरिक्त आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। देखिए ये सशस्त्र शब्द मूल संविधान में नहीं था, वो आंतरिक अशांति था, परंतु पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में आपातकाल लगा था, उसको देखते हुए बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया था कि आपातकाल आंतरिक रूप, राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगेगा जब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, केवल अशांति को आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य और है। देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 78 के अंदर, परंतु मंत्रिमंडल के बारे में संविधान में ज्यादा चर्चाएं नहीं की गई। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मंत्रिमंडल वो प्रस्ताव रखेगा आपातकाल का, तभी वह आगे पास होगा। फिर राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा है, काफी विवादित भी रहता है, आजकल राष्ट्रपति शासन कम लगाया जाता है, फिर भी अपने देखें तो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि किसी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य सरकार संवैधानिक चीजों को पूर्णतः लागू नहीं कर पाए, ना तो अपने नागरिकों के संवैधानिक हकों के बारे में हकों को ढंग से पालन करा पाए, न ही केंद्र सरकार के द्वारा या फिर अपने कहें कि केंद्रीय सूची के वे कानून जिन्हें राज्य सरकार को लागू करना चाहिए वो भी ना कर पाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। ये विवादित रहा है। अपने देखें तो दो ऐसे राज्य हैं जहां भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। नवीनतम राज्य तेलंगाना और उससे पूर्व बना राज्य छत्तीसगढ़। फिर वित्तीय आपातकाल, यह एक ऐसी स्थिति है जब राष्ट्र के अंदर वित्तीय परिस्थितियां काफी कमजोर हो जाती है, जैसे कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब हम बाहरी ऋणों का भुगतान न कर पाए, या फिर अपने ये कहें कि भारत के अंदर धन की स्थिति ऐसी हो जाए कि हम आंतरिक कार्य भी ढंग से संचालित नहीं कर पाए, तो वित्तीय आपातकाल उत्पन्न हो सकता है। और वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत समस्त वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के पास में आ जाती है, और वहीं केंद्र सरकार अपने अनुरूप विभिन्न योजनाओं से और विभिन्न मदों में कटौती को आसानी से कर सकता है। यह आपातकाल भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण एक बात यह है कि आपातकाल के दौरान, क्योंकि देखो राष्ट्रपति लागू करता है, इसलिए समस्त शक्तियां केंद्र की तरफ चली जाती है। प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई भी लाभ का पद ग्रहण किया हो, पहला ही ऑप्शन है, भी लाभ का पद तो ग्रहण वो कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, नहीं वो आता है। इसका ऑप्शन भी फर्स्ट ही होगा, अन्य सही होगा, आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है?
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आपको बताया था, निर्वाचित सदस्य सभी होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित ये भी होंगे, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे, राज्य की विधानसभाओं परिषदों के निर्वाचित ये नहीं होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, यहां विधान परिषदों के सदस्य सम्मिलित नहीं होते, इसलिए यह गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। तो इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जब हम संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक के बारे में, सर्वोच्च पद के बारे में, तो वह होता है राष्ट्रपति। उसके बाद में हम अनुच्छेद 53 में यह भी पढ़ते हैं कि समस्त जो कार्यकारी शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्तियों का जो उपयोग करेगा वह प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अनुच्छेद 74 याद करना हमारे लिए आवश्यक होता है। अनुच्छेद 53 में जो कार्यकारी शक्तियां हैं उन कार्यकारी शक्तियों का जो जन्म होता है वो अनुच्छेद 74 से होता है, यानी राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संबंध में प्रावधान है, परंतु इन मंत्रियों के संबंध में जो प्रावधान है उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 75(3) तो बहुत बार आता ही है, पर हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। 75(1) यानी राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ध्यान रखोगे, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, उसके बाद में लोकसभा के अंदर शक्ति प्रदर्शन होता है, बहुमत सिद्ध किया जाता है। ठीक है, और साथ में वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 75(2) यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, यानी मंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर है। हम इसे ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब चाहता है कि यह मंत्री कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं है तो वह राष्ट्रपति को कह के यानी अपनी इच्छा प्रकट करके मंत्री का कार्यकाल समाप्त कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है। इसलिए अपने कहते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। नेक्स्ट 75(3) बहुत बार एग्जाम में आता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संविधान में व्यक्ति उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है, फिर भी हम कह देते हैं जो इसको नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु सामूहिक रूप से उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कोई अनुकूल कार्य नहीं किया, संविधान के अनुकूल कार्य नहीं किया या फिर कुछ ऐसे कार्य किए जो कि उचित नहीं है तो लोकसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 75(4) मंत्रियों की पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। फिर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और है 75(5), इसमें आप 75(3) और 75(5) विशेष रूप से याद रखोगे। 75(3) बहुत बार एग्जाम में आता है और वहीं 75(5) बहुत बार इसका प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई मंत्री ऐसा बना दिया जाए जो कि जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या वह मंत्री पद पे रह सकता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अन्य मंत्री हो। अगर वह सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री रह सकता है, परंतु कितने समय तक, 6 माह तक। इस दौरान अगर वह सदन का सदस्य बन जाता है तो वह आगे भी रह सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अनुच्छेद 75(1)(a)
देखिए बाद में जोड़ा गया है, कई बार आता है पेपर के अंदर, और हम देख भी लेते हैं कि मंत्रियों की संख्या एक निश्चितता क्यों ली होती है, उससे अधिक मंत्री क्यों नहीं बनाए जा सकते। पहले तो बहुत से मंत्री होते थे, पहले का मतलब है कि सन 2003 से पहले, सॉरी 2003 से पहले बहुत से मंत्री होते थे, परंतु अब एक निश्चित संख्या में होते हैं। यानी कि आपके सदन में जितने निर्वाचित विधायक होते हैं या फिर जितने लोकसभा सांसद होते हैं, उनके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है। 75 बी 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत यह जोड़ा गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य पुनः सदन की सदस्यता ग्रहण करने तक मंत्री का पद धारण नहीं कर सकते। नया प्रश्न है, आजकल दल बदल खूब हो रहा है, आप देख रहे हो, तो इस चीज को भी आप देखोगे 75 बी को भी। अनुच्छेद 78, देखिए अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख प्राय संविधान के अंदर विस्तृत रूप से नहीं किया हुआ मिलता है, परंतु अनुच्छेद 78 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुख्य रूप से क्या काम करेगा। ठीक है। और ये जो कार्य हैं मुख्यतः राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रधान होता है और समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यों को राष्ट्रपति के तहत ही देखा जाता है। देखते हैं अनुच्छेद 78 प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री। 78 सूचना मांगने पर, कैसी सूचना मांगने पर, वही प्रशासनिक और विधायी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न आ गया, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, नहीं, संसद के द्वारा चुना जाता है, नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अभी पीछे पढ़ा था, सही है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। वैसे देखें तो सभी उत्तर सही हैं, परंतु संवैधानिक रूप से अधिक सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री के अंदर तो निहित कैसे होती है, वो तो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए ये गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य हो, यह भी सही है। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने, तो इसका उत्तर होगा 2, 3 और 4, तो 3 और 4, ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, सही है। पहला ही सही है। नेक्स्ट कथन कारण का प्रश्न है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये तो सही नहीं होगा, केवल वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र हैं, ये सही है। ये गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से कथन गलत है पर कारण सही है। संसद के कार्य व अधिकार, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में आगे से हम देखते हैं। आपसे अनुरोध है कि क्लास को पुनः देखिएगा और उसके साथ में अपने नोट्स हैं उन्हें भी पढ़िएगा, परंतु इस विषय पर आप बहुत अधिक समय नहीं देंगे। 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न बहुत अधिक गंभीरता से या फिर अपने कहें कि बहुत अधिक सूक्ष्म दृष्टि से नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए 5 प्रश्नों के लिए आप उतनी मेहनत करोगे कि आपके 5 सही हो या 4 सही हो जाएं, उतना पर्याप्त है। आप अपने खुद के विषय के ऊपर, जो आपका मुख्य विषय है, उस पर अधिक गंभीरता से अध्ययन करेंगे और अन्य विषयों के संबंध में भी पढ़ने के लिए आप रणनीति क्लासेस देखते रहें। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें 75 अंक आएंगे, उसे हम
मोटे मोटे रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस क्लास को आप बार बार से देखोगे, अन्य जो मैराथन क्लासेज हैं उनको बार बार से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।